केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र। सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। अब सब लोग देख रहे होंगे कि सामान्य तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि शायद अजनबी कई लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा पहले तो मैं उन सब लोगों के परिचय करा देता हूँ। और मेरे बाईं तरफ जिनको आप देख रहे हैं, ये मुकेश शुक्ला जी हैं, उर्फ पिंकू शुक्ला। ऐसे पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। फिर उस बगल में आप देख रहे हैं, उधर उसके साथ ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, वो इन्हीं के साथ उनका बातचीत था। फिर इधर आप सब लोग देख रहे होंगे, इनका भी ऑडियो आप सब लोग देखे होंगे। ये रीता देवी पासवान है, ये भी साहेबगंज से ही आते हैं। उनके बगल में दिनेश पासवान है, इनके पतिदेव है। इन लोगों की दर्द भरी कहानी आप सब लोग ऑडियो में सुने ही होंगे, और किस प्रकार से ये लोग 6-6 महीना तक जेल में बंद रहे। फिर उसके बगल में उधर बैठे हुए हैं रोहित कुमार मंडल जी हैं, तो भी साहेबगंज से ही आते हैं। चूँकि आज इन लोगों का आप सबको बीच हमने थोड़ा सा परिचय कराया। आप सब लोग जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके कुछ दिन के बाद से ही संथाल परगना, रोवी साहेबगंज, पाकुड़ सबसे अधिक चर्चा में रहा है। यानी अगर उस क्षेत्र में कहें तो सरकार ने वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों को पदस्थापित किया, और भ्रष्ट अफसर फिर दलाल, बिचौलिया, गुंडा, और फिर मुख्यमंत्री के ही विधायक प्रतिनिधि, ये सब मिल करके किस प्रकार से आतंक लोग वहाँ मचाए हुए हैं, किस प्रकार से आम लोगों की जीना कह सकते हैं दुभर हुआर, जो कोई भी उसके विरोध में लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर उनको परेशान करना, जेल में डालना, भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमा में उनको फंसाना, ये आम बात है, आम घटना है। फिर पिछले दिन आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से, अब तो एक महीना हो चला है, रूपा तिर्की की हत्या के मामलों को लेकर के भी उनके माँ ने जो लिख करके दिया, जिन नामों को दिया, उसमें भी आपने देखा कि विधायक प्रतिनिधि को किस प्रकार से बचाने की भरसक लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के लोग, समाज के लोग लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तब भी सरकार की ओर से कि जब सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन पर लोगों को कोई भरोसा नहीं, बार बार लोग मांग कर रहे भाई सीबीआई से जांच हो, उसके बाद भी आप सब ने देखा होगा सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। यहाँ तक कि उनके विधायक भी सदन और बाहर में भी लोग विरोध कर चुके, लेकिन तब भी चूँकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है, तो जैसा चाहे वो संथाल प्रगण में, खास करके पाकुड़ दुमका में वो चला रहे। तो आप सबको मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ मामला चल रहा है। तो ये सब जो आज यहाँ सामने उपस्थित हैं, क्योंकि पार्टी से तो आपने बताया कि सिर्फ पिंकू शुक्ला जी हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष। शेष तो कोई पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन सारे लोग पीड़ित हैं। कैसे पुलिस परेशान कर रही है, कैसे वहाँ सरकार तबाह कर रही है लोगों को। तो हम कुछ आप सब लोगों के सामने बोले, जैसे अगर हम संक्षिप्त में ही कहें कि इधर आप पासवान परिवार को देख रहे, इन लोगों की जमीन दादा जमाने से, उस जमीन को कैसे दखल करने के लिए, उस जमीन को कैसे बेचने के लिए वहाँ पर क्या सिन्हा है,
सुनील सिन्हा और सुनील सिन्हा उर्फ शिवशंकर प्रसाद। 2018 से उस पर उन्होंने इन लोगों को डराना धमकाना, लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की। जब ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, फिर इन लोगों के ऊपर डकैती केस करके दो महिला को भी, फिर पुरुष को भी, और फिर 6-6 महीना जेल में डाल दिया। और जब जेल में ये लोग थे तो उस समय इन लोगों की ज़मीन में वही जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ मकान तैयार हो रहा है 2 मंजिला, और कितनी शान से बोलते हैं कि हमने खरीदा है। डीसी के पास लोग जाए, किसी भी पदाधिकारी में कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो सब कुछ वही है। फिर उधर रोहित बैठे हुए, इनका भी पूर्वज खानदानी क्या ज़मीन, उस पर भी लोगों ने जोर ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं कब्जा करना, नहीं तो फिर इन लोगों के ऊपर भी केस किया था। तो 4-4 महीना ये लोग तो साहेबगंज छोड़ करके ही लोग भागे हुए थे। अब भी उस ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा है वो लोग। फिर राजहंस का तो आप सब लोगों ने देखा, उनके घर में तो अभी लगातार क्या कहते हैं, पुलिस रात में जा कर के परेशान करना, तंग करना। चूँकि दरोगा के साथ इनका बातचीत हुआ था और उसका ऑडियो वायरल हो गया, तब इनको परेशान करना। फिर पिंकू जी का आप सब लोगों को ध्यान में है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर वो भी रीट्वीट किया था। रीट्वीट क्या किया था सोशल मीडिया पर, आप सबको पता है। पिछले दिनों अपोजिशन के लोग ने वैक्सीन का किस प्रकार से मजाक उड़ाया था। उसमें से खास करके एक तो केजरीवाल भी थे, क्या कहते हैं, हैदराबाद के जो ओवैसी लीडर, और कौन थे, किसान मोर्चा के टिकैत, और जो टिकैत थे अभी जो आंदोलन कर रहे हैं तथाकथित अपने को किसान कहते हैं। और फिर एक चौरसिया थे, नहीं, जो पत्रकार पुराने, बाद में आप पार्टी आप तो अब छोड़ दिए। तो लोगों ने कैसे मजाक किया था, तो फिर उसी को इन्होंने रिट्वीट किया था। भाई ये लोग दूसरों को नहीं ले, उसके लिए इसकी उपहास करना और खुद अपने जान बचाने के लिए ये लोग टीका लेते हैं, उसी को इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद फिर उस पर केस कराया, और इसके बाद पुलिस रात में जा कर के घरों में परिवार को परेशान करना, तंग करना, लगता है कोई कितना बड़ा हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सीटर कोई गुंडा है। और उसके पहले भी इन्होंने एक केस किया था कि पंकज मिश्रा ने इनको टेलीफोन से ये किया था, धमकी दिया था कि आप इस प्रकार की रिट्वीट करते हैं, हम लोग जो ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करते हैं, उसको लेकर के इनको धमकी देना। फिर उसमें से हम लोगों से इन्होंने बात भी किया था। हम लोगों ने कहा कि कोई अगर जान मारने की धमकी देता है तो थाना में आप लिखित में शिकायत करिए। और जिस दिन ये थाना में लिखित शिकायत किया तो उस दिन पूर्व से, माने बैक डेट में जिसको कहते हैं, थानेदार ने वहाँ साहेबगंज में इनके विरोध एक FIR लॉन्च किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी हड़बड़ी में दरोगा थे। उसमें लिखता है कि हमने, क्या कहते हैं उसको, जांच किया था, यानी ईद की जगह वाज अंग्रेजी में वो लिखते हैं। तो इससे साफ होता है कि भाई, तो हम कह रहे हैं किस प्रकार से आतंक मचाना, किस प्रकार से लोगों को भयभीत करना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हम आप सब लोगों के बीच में सिर्फ इन लोगों के एक परिचय के लिए है मैंने आप सब लोगों से कहा। बाकी हम चाहेंगे एक एक करके अपनी बात को लोग बताएंगे, आपको उनसे जो क्लियरिफिकेशन लेना होगा तो आप इनसे पूछ लीजिए, एक एक करके हम जहाँ बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो हमारी जो मांग होगी वो लास्ट में आप सब लोगों को मैं बोल दूंगा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि किसान मोर्चा के हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आप बिल्कुल संक्षिप्त में क्या हुआ है 2 मिनट में, ताकि आपसे इनको कुछ क्वेरी करना होगा तो कर लेगा, तो फिर एक एक करके हम सबको बुलवा देंगे। हाँ, डायरेक्ट बोलिए, पब्लिक मीटिंग नहीं ना, प्रेस को सब। ये घटना जो है सो 26 तारीख की है।
26 तारीख 12:40 पर पंकज मिश्रा का हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पर कॉल आता है और हम जब रिसीव करते हैं तो पहला वर्षन होता है कि तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, देखते हो कि मेरे सरकार के अगेंस्ट में कोई नहीं लिखता है, ना कोई रीट्वीट करता है, और इस संथाल परगना को हम चलाते हैं, हम सरकार हैं, और तुम मेरे सरकार के अगेंस्ट में बोलना, लिखना, रीट्वीट करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होगा। हम बोले मेरा क्या अंजाम खराब होगा? बोला मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। हम बोले कि हम पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं और आपकी सरकार जो झूठे वादे करके बनी है, उसी जो वादा वो किया था वो वादा हम लोग दिला रहे हैं, और अगर उसको लगता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध करते रहेंगे। तब बोलता है कि तब तुम्हारी जो है तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना यानी कि हत्या हो जाएगी, और ये बोलने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद नहीं, और बोला कि तुम हर दिन तो देख रहे हैं साहेबगंज का न्यूज आपको मिल रहा है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होता है, हम कुछ भी कर दें, जिसका ये सब हमारे भाई लोग बगल पे बैठे हुए हैं जो पीड़ित हैं, का कुछ नहीं होता है, और वो फोन काट दिया। उसके बाद हम अपने भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, विपक्ष के जो हमारे नेता हैं भाजपा के, इनको बोले कि ऐसे ऐसे सर हुआ है। बोले ठीक है आप FIR करिए। तो 12:12 पर हुआ था। वो करते करते हम लोग सुबह 27 तारीख को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ थाना में हम देते हैं रिपोर्ट कि हमको वो रंगदारी मेरे साथ किया है और हमको जान से मारने का धमकी दिया, जिसका सारा रिपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसने कितने बजे किया, कितना मिनट बाद किया, ये सारा मेरे पास है। थाना में देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जब हम घर आते हैं 5:30 बजे के लगभग उसका एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। उसको भी हम स्क्रीनशॉट करके रखें और 2-3 लाइन लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक बैग जो है फिर होता है कि टिंकू शुक्ला के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के ऊपर जो है साहेबगंज में 1 दिन पहले केस हो गया है। सो पंकज मिश्रा से हमने रंगदारी मांगा। अगर हमने आपसे रंगदारी मांगा तो किस पर मांगा, वो फोन नंबर हमको बताइए, या हमने आपको कॉल नहीं बोला तो उस कहाँ आपके पास सबूत है वो दीजिए। तो वो सबूत वो कुछ दिए नहीं, सीधा एप्लीकेशन किए, वो भी 27 तारीख को शाम 6 बजे के बाद किए हैं और मेरे केस के बाद किए हैं। लेकिन सरकार उनकी है, सरकार तो डायरेक्ट हमको बोले सरकार हम चलाते हैं, तो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। गरीब का जमीन ले लेना, एक बड़े बिजनेसमैन, सामाजिक बिजनेसमैन के साथ अत्याचार करना, तो वो हम कर रहे थे। उसके बाद अगर हमारा वो विधायक प्रतिनिधि हैं, अगर हम उनको 26 तारीख को धमकी दिए तो आपका बात 26 तारीख को मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को अगर कोई धमकी देता है तो मीडिया में और पूरा हल्ला हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 27 तारीख को हम करते हैं और मेरे केस करने के बाद प्रेस में आने के बाद तब उनका आता है कि हमको 26 तारीख हुआ, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं और उनका यही स्थिति है। दूसरा जो केस अभी आपके ऊपर किया, हाँ, उसके बाद वहां हो गया, तो बोला केस ये कर देंगे। उसके बाद कल परसों एक घटना और हुआ, वो फिर पाकुड़ में मेरे ऊपर केस करा दिए। वो केस क्या है कि उसमें जो 4 नेता, ये 4 उसमें व्यक्ति का हम एक फ्रेम बना करके उसमें 4 आदमी का हम फोटो लगाए हैं, किसी एक का नहीं है। उसमें ओवैसी है, पहला है टिकैत किसान के जो नेता बोलते हैं कथाकथित, उसके बाद ओवैसी, उसके बाद प्रदीप वो कांग्रेस के हैं वो हैं, और एक पत्रकार हैं NDTV के पत्रकार थे, अभी नहीं है वो। ये चारों पहले तो वैक्सीन के बारे में पूरा उल्टा पुल्टा बोले कि लेना नहीं है, हम नहीं लेंगे, पहले प्रधानमंत्री लें और ये लोग कोई नहीं लेगा, ये कर दिए। और फिर वो चारों बैठ करके वैक्सीन ले रहे हैं। वो वैक्सीन लेता हुआ फोटो ही हम लगाए हैं कि इन्होंने वैक्सीन लिया लेकिन गड़बड़ाया सभी को। आज उन्हीं का बोला हुआ का नतीजा है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उनको वैक्सीन देने में दिक्कत हो रही है। उनका जो अफवाह फैलाया है कि इसको लेने से ये होता है, तो खैर वो बहुत लंबा। उसके बाद वहीं पर हम उसी पर हम एक ट्वीट किए हैं
कि इन्होंने तो अपनी सुरक्षा कर ली, लेकिन कौम को जो है भाड़ में भेज दिया। और इस पर उसने वहां दबाव एसपी पर दिया, एसपी ने दबाव बड़ा बाबू को दिया, और उन्होंने जो है तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जो नॉन अवेलेबल है। और वो धारा, और हमारे घर में रात में जैसे लगता है, रात वाला जो घटना है उसका वीडियो क्लिप है मेरे पास। रात में जो पुलिस आती है वो आप देखेंगे तो लगेगा कोई उग्रवादी आया हुआ है। मेरा घर घेर लिया है, दरवाजा दे रहा है, मेरा बच्चा है छोटा, मेरी वाइफ है और एक मेरी बूढ़ी माँ है। सब डर गया और पूरा दरवाजा धक 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 करके अंदर घुस करके कर लिया। उसके बाद फिर सुबह जो है जा करके वो तो कहता किसी भी परिस्थिति में पिंकू शुक्ला को अंदर करो, चाहे उस पर जैसा भी केस बैठाना हो, जिस तरह भी केस बैठाना हो, उसको बैठा करके उसको भीतर करो और मेरी हत्या करो। उसका प्लानिंग है कि हमको पकड़े, पाकुड़ से ले जा करके साहेबगंज ले जाए, कहीं ले जाए और हमारी हत्या कर। और उसका जो आप लोग देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या क्या घटना हो रही है, बैठे हुए हैं, बताएंगे और आपको डिटेल्स में। धन्यवाद। चलो ठीक। और राजहंस जी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश राजहंस है। मैं आपको बता दूं कि मैं साहेबगंज का रहने वाला हूं और साहेबगंज जिला में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मैं ही देता हूं। आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देने वाला कंपनी हमारा ही है। और हमारे साथ जो व्यवहार अभी वहाँ का प्रशासन कर रहा है, एक टेररिस्ट की तरह कर रहा है। जब से एक ऑडियो वायरल हुआ है हम मेरे और राम हरीश निराला जी के बीच में, जिसको किसी थर्ड पार्टी ने कहीं से ऊपर करके वायरल कर दिया, हमारी उसमें कोई संलिप्तता भी नहीं थी। लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद मुझे सत्य तो बताना था, इसलिए मैंने कबूला कि वो मेरी ही आवाज़ है। इस घटना के बाद मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरे लीज माइन को कैंसिल कर दिया गया। मेरे पहाड़ पे जब मन होता है पुलिस एक चक्कर लगाती है। एक केस भी कर दिया, पुराना केस जो हाईकोर्ट से बेल है वो सब जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मैंने विषम ब्लो किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन इसका सजा मुझे इस ढंग से न दे। कौन आप बोलेंगे कि नहीं, हमको तो नहीं बोलना, हमें लोग बताना। चलिए बताओ आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे दिनेश को? अभी बोलेंगे, चलो ठीक है। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम हरिता देवी। मेरा नाम हरिता देवी। मैं हूँ साहेबगंज की रहने वाली। मेरा नाम है रीता देवी। और जमीन जगह की झगड़ा में सुनील सिन्हा से झगड़ा चल रहा था, शिवशंकर प्रसाद से। और 2018 का केस था। और 2018 में जब उनका पंकज मिश्रा से कोई लगाव नहीं था, तब तक हमें जेल नहीं भेजा गया। और जब पंकज मिश्रा 2020 में लगाव किए तो पंकज शिवशंकर प्रसाद से सटकर हमें जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद जेल कौन केस में भेजा, ये सब नाम बता दो। जेल क्रिमिनली केस में 420 में आरम में उनके घर से 8 लाख रुपया हम चोरी किए हैं। और इसी विरोध में हमें जेल भेजे। जेल भेज कर ये लोग अपना हमें 9 सितंबर को जेल किए। और 9 सितंबर के जेल किए और 10 सितंबर के लोग 10-12 को जमीन घेरना स्टार्ट कर दिए हैं पंकज मिश्रा मिल करके। और उसमें सुलेंदर यादव है, उनकी भाभी की नाम है मोहिली यादव, मोहिली देवी। वो कह रही थी जब तक दुसाधिन बाहर रहती तब तक जमीन नहीं घेरा पाती, इसीलिए उसे जेल भेजा गया है। जमीन को कारोबार करने को स्टार्ट कर दिया। और इसी में बोलने लगे कि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, उनका ज़मीन है ही नहीं। जब नहीं था तो हमें जेल कर करके ज़मीन क्यों घेरे आप? हमारे सामने घेरते, हमसे पूछा जाता क्या जी आपके क्या ओपिनियन है, क्या नहीं है, हमको दिखाइए।
ये बात तो आज तक नहीं कुछ बात बोले हैं, डायरेक्ट जेल किए और जेल करने के बाद में थाना भी उन्हीं का है, एसपी भी उन्हीं का है, डीएसपी भी उन्हीं का है। हम किसके सहारे जीते? कोई आगे पीछे भी नहीं था। बस सीधे मेरी नवासी थी, वो छोटे से नवासी 1 महीना की, बस डेट किए, उस डेट में फेंक करके आए और हमारे सिपाही चारों पट्टी घेर करके हमें जेल भेज दिए। भागने बोलने की मौका भी नहीं दिया हमें। और इतने में बोलते हैं का ज़्यादा करेगी तो ज़मीन में जितना ज़मीन का भाग लगेगा ज़मीन का। जब ज़मीन मेरे पास आप डॉक्यूमेंट्स देखबे नहीं कर रहे हैं तो आप देने वाला कौन होते? और सुनील सिन्हा से हमें झगड़ा है तो आप किसमें ज़मीन का कागज खोजने वाला कौन? जब केस चल रहा है कोर्ट में, अब केस चलने के बाद भी वो आप घर बना रहे हैं। अभी बोलते हैं बोलता है कि मेरा तो जो 3 मंजिला बनेगा, देखते हैं कौन मेरा रोकने वाला है। अभी भी बन ही रहा है जमीन का घर। और बोलते हैं ऐसे करेगी तो जान भी मरवा देंगे और कोई भी तरह के फिर भी केस बनाकर किसी तरह जेल में देंगे, धमकी देते हैं। और कोई नहीं, पंकज मिश्रा है, इनके सहारे सारा को कब्जा किए हुए हैं और सारा आदमी उसी के पक्ष में लड़ रहा है। कोई भी प्रशासन रहे या कोई रहे, सब उन्हीं के पक्ष में लड़ रहे हैं। हम किनके पास जाएंगे? सब 160, खाली कोई केस होता था 160 तो जो कागज लगाए वहाँ पर कागज है नहीं है। इनके कहने पर सारा चीज़ चल रहा है। हो गया। आपको रोहित कुमार मंडल जी हैं, इनका भी पूरा खानदानी 16 बीघा ज़मीन है। उनका भी ज़मीन किस प्रकार से वो लोग कब्जा कर रहा है और किस प्रकार से लोग बेच रहे हैं। और अभी जो पासवान जी बता रहे थे कि इनका भी 2 बीघा से अधिक ज़मीन, इनका भी वैसे ही लोग लूट रहे हैं और वहाँ घर द्वार बना रहे हैं। तो इसलिए रोहित जी से कहेंगे कि आप थोड़ा संक्षिप्त में ही बता देंगे। मैं रोहित कुमार मंडल साहेबगंज जिला का निवासी हूँ और विगत कुछ महीनों से मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। साहेबगंज जिला में मेरी एक पूर्वजों की ज़मीन है साहेबगंज में, और उस ज़मीन पर 1942 से लेकर कितना ज़मीन है वो बता 16 बीघा ज़मीन है, जो कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से मजा 500 मीटर की दूरी पर। और मेरे ज़मीन पर, मेरे वंशावली पर एक अपरिचित व्यक्ति को जबरन एक सीओ साहब के द्वारा एक बार लघर पुत्र बना दिया जाता है और एक बार पुत्र बना दिया जाता है। 2 प्रकार की वंशावली बनाकर और ज़मीन को हड़प कर बेचा जा रहा है प्रॉपर्टी में। ज़मीन हड़पने में रघुनंदन शाह है, दाहू यादव है, राजेश कुमार यादव उर्फ दाहू यादव, इन लोग मेरे घर पे आकर धमकी भी देते हैं। अक्टूबर मंथ के आसपास जान से मारने की भी धमकी देते हैं और मेरी पूरे ज़मीन को हमको बोला जाता है कि तुम लोग 50,000 इकट्ठा करेंगे। तो ज़मीन मेरा है तो क्या रेट लेना ना लेना वो हम तय करेंगे, आप जबरन मुझे रेट देंगे। इस प्रकार से इस समस्या को मैंने जब साहेबगंज अनुमंडल का अधिकारी साहेबगंज को उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया, मेरी एक नहीं सुन रही। साहेबगंज उपायुक्त साहब हम ही को डांट फटकार रहे और बोल रहे हैं कि हमको ये मामला पता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तुम लोग आपस में समझो। तो कहाँ गई हमारी कानून व्यवस्था? या हम किस शासन प्रशासन में रह रहे हैं? हम काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने में राजेश यादव उर्फ दाहू यादव, उनके पूरे गैंग के लोग और पंकज मिश्रा भी इसमें सम्मिलित है। सारे बात अभी सबको जान रहे थे, पंकज मिश्रा का बिजनेस पार्टनर दाहू यादव। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है कि मेरे वंशावली में अंचल कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक साफ लिख रहे हैं कि मेरे वंश में उस रघुनंदन शाह हरिनंदन शाह का कोई संबंध ही नहीं है। मेरे पास है कागजात और इस कागजात के बावजूद भी सीओ साहब जबरन वंशावली बना देते हैं, उनको एक बार पुत्र बनाकर एक बार लघर पुत्र बनाकर। इस प्रकार से मेरे साथ अन्याय हो रही है इस सरकार में।
मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं सरकार शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरा जो हक है वो हक दिया जाए। आप सब लोग सुन चुके ना किस प्रकार से साहेबगंज में एक आतंक लोगों ने मचाए हुए हैं, और वो उसमें से कौन लोग शामिल है ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये तो कुछ घटना है जो कि ये लोग जब आए हम सब लोगों से मिले और हम सब ने भी देखा तो इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, अगर कहीं भी जनता के साथ कोई जुल्म होता है, चाहे वो सोशल मीडिया में न्यूज़ आता हो या अखबारों में छपता हो या टीवी में छपता हो, तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें खोज करके पता करना कि भाई वो लोग क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। और आज जो भी चीज़ें दिखाई पड़ा आप सब लोगों के सामने, चूँकि ये सब लोग आए हुए हैं, जैसे इस पासवान परिवार की 2 बीघा से अधिक ज़मीन है जहाँ पर 10 बीघा है टोटल। कितना 10 बीघा है टोटल। अच्छा, जहाँ पर पंकज मिश्रा भी मकान बना रहे हैं और उनके साहब पर किस प्रकार से लोगों को आतंकित करना, जेल भेजना, तो फिर गरीब कैसे लड़ेगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और वहाँ की पुलिस तो लगता है कुछ भ्रष्ट जैसे लोग हैं कि लगता है कि वो एकदम गुंडा पुलिस और ये दलाल बिचौलिया ये सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बना रखा है और फिर सब कुछ लोग लूट रहे हैं। ये तो सब किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन तमाम मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को इन सारे चीज़ों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। क्योंकि जहां इस प्रकार की दबाव हो, कोई एसपी नहीं सुनता हो, डीसी नहीं सुनता हो, पदाधिकारी वहां कोई नहीं सुनता हो, उल्टे जिनको जो व्यक्ति प्रताड़ित है वो जाते हैं तो उनको जेल में लोग डाल देते हैं, तो ऐसे हालत में लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है। और इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, फिर से हम ये मांग करते हैं, पूरे मामले की जांच सीबीआई से होना चाहिए, इनकम टैक्स वालों से होना चाहिए, क्योंकि इसमें खरीद बिक्री दौलत की, पैसे की खूब लेन देन हो रही है, वहाँ चल रहा है, लूट मचा हुआ है। और इस मामला को हम लोग यहीं नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से चाहे जैसे भी हो लग करके इसको जांच कराएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति, कितनों भी बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, और उनको सजा दिलवाएंगे ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और राज्य में कानून की राज स्थापित हो। राहुल जी से अलग सवाल है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि 35,000 करोड़ का बजट के प्रावधान था, लिहाजा तमाम राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। पहली बात तो मैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका, लेकिन आपने पूछा तो मुझे तो आज वास्तव में सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा। पर आश्चर्य ताजुब इसलिए हुआ कि जो मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि हम फ्री में पूरे राज्य की जनता को 18 प्लस से जितने भी लोग हैं उनको टीका देंगे। उतना ही नहीं, आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा कि सरकार ने कहा था कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। भाई, जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और ये अचानक क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है। जब एक राज्य ने ग्लोबल टेंडर किया और विदेशी कंपनी ने देने से मना कर दिया कि हम राज्यों को इस प्रकार से नहीं देंगे, और आप सबको पता है ग्लोबल टेंडर क्यों ये करना चाहते थे, ताकि सीधा इनको प्राप्त हो जाए। तो जो ये लोग करते हैं तो संभवतः मुझे लगता है कि अवसर नहीं मिला होगा, तो अब लगता है कि मतलब फिर रोना शुरू कर दिया, तो अचानक यू टर्न ले लिया। तो ये आप लोग समझिए, आप लोग पूछिए उनसे। अनलॉक 1 की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बाबूलाल जी, केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।